हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों आज हमारी एनपीओ की सेकंड क्लास है। और पिछली क्लास में हमने क्या कवर करा था सर? पिछली क्लास में हमने एनपीओ का मतलब बड़ा अच्छा समझा था और एनपीओ की कुछ विशेषताएं पढ़ी थी, मतलब फीचर्स ऑफ एनपीओ पढ़ा था, जो कि हमारे लिए इररेलेवेंट था। इररेलेवेंट इसलिए था क्योंकि वो पेपर के लिए रेलेवेंट है, वैसे नॉलेज के लिए तो भैया बिना एनपीओ के मतलब समझे हम एनपीओ नहीं पढ़ सकते। तो सर हम आज की एनपीओ की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं और एनपीओ की क्लास में हमारा सेकंड क्लास है। और सेकंड क्लास में हमने पहली क्लास में हमने एक पॉइंट छुड़वाया था फीचर्स का अकाउंट, आज वहां से चालू करेंगे। और सर मैं आपकी बुक का एक एक क्वेश्चन आपको कवर कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो आपकी डिपेंड करता है, आपकी मर्जी है सर। मैं आपकी बुक का एनपीओ का एक एक क्वेश्चन आपको मैं खुद से कराऊंगा, मतलब जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में हैं वो सारे मैं आपसे डिस्कस करूंगा, एक एक क्वेश्चन। क्लियर है सर? तो स्टार्ट करते हैं एनपीओ की सेकंड क्लास। और हम बात कर रहे थे सिर्फ किसकी? हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में जो हमने एक टॉपिक छोड़ा था अकाउंट। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी तो पहली फर्स्ट क्लास देख लीजिए, फिर जाकर सेकंड क्लास में आए, कोई नहीं। तो दोस्तों बहुत अच्छे समझने वाले हैं। मेरा मेन मोटिव सर मैं आपको बता देता हूं, अकाउंट्स पढ़ाते टाइम मेरा मेन मोटिव क्या रहता है? कॉन्सेप्ट आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। और मैं बात यहां पर सिर्फ कॉन्सेप्ट की करता हूं। कॉन्सेप्ट इतने तगड़े रखूं कि आने वाले टाइम पे जब भी एनपीओ पढ़ने को मौका मिले तो आपके कॉन्सेप्ट इतने अच्छे हो कि आपको आसानी से आ जाए विदाउट कहीं क्लासेस लिए हुए, ट्यूशन से लगे हुए। ठीक है सर? तो एनपीओ में हमें क्या सीखना है आज की क्लास में? आज ना हमें एनपीओ में कुछ अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ने हैं। देखो सर, मेरे साथ अगर बने हो तो मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा, तो हमेशा मेरी वीडियो देखो। अगर मेरे साथ साथ मेरी सारी वीडियो देखोगे तो आपका एनपीओ स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। मैं आपको एक भी फॉर्मूला नहीं पढ़ाऊंगा, सारे फॉर्मूले लॉजिक के साथ क्लियर होंगे आपको। क्यों हुआ ऐसा ऐड, क्यों हुआ लेस, ये से इस चीज में डेबिट क्यों हुआ सर वो भी क्लियर, क्रेडिट क्यों हुआ सर वो भी क्लियर। ठीक है? तो आज की क्लास में अकाउंट्स के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो एनपीओ में अकाउंट्स कितने बनते हैं वो देखने जाएंगे आज की क्लास में हम। तो दोस्तों हमें पढ़ना है अकाउंट्स के, और अकाउंट्स में बारे में हमें पढ़ना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ हमें पढ़ना है, तो क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ? तो सबसे पहले एक वर्ड आपको नजर आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्क्रीन पर। जो वर्ड आपको नजर आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये बच्चों को पता नहीं होता कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते किसे हैं। सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो वो होती है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है, हाँ वही होती है। बट इसको ना एक प्रेजेंट करने का अलग तरीका होता है। मैं आपको दिखाता हूँ सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे प्रेजेंट करते हैं। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है सर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ध्यान समझते चलना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट सर क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट दो चीजों से बनकर बनता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी चीजों से बनकर बनता है? दो चीजों से। पहली चीज हमने बोला इनकम स्टेटमेंट। सर क्या बोला पहला? इनकम स्टेटमेंट। और दूसरा हमने बोला पोजीशन स्टेटमेंट। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट आती है, एक है इनकम स्टेटमेंट और एक है पोजीशन स्टेटमेंट। देखो सर मैं बहुत आराम से पढ़ाने जा रहा हूं क्योंकि मैं को कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाना है, रटवाना नहीं है। मैं क्वेश्चनों के पीछे नहीं भागता बेटा, क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा। नंबर लाके क्या कर लोगे इतने जब आपको नॉलेज ही नहीं है उस चीज की। तो नॉलेज मेकिंग नंबर आएंगे सर अगर आपके कॉन्सेप्ट अकाउंट्स में क्लियर है। सर मैं एक बात बता दूं आपको, अकाउंट्स बाय कंसेप्ट, मैथमेटिक्स बाय प्रैक्टिस। अकाउंट्स में कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए चाहे आपने क्वेश्चन नहीं करा, और मैथमेटिक्स होती है प्रैक्टिस। आपके उसमें कंसेप्ट नहीं चलते, वहां पर जितनी मेहनत करोगे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना समझ में आएगा। आ जाओ, तो हमें करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट बनती है। पहली स्टेटमेंट जो होती है उसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट, और यहां बनता है सर पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा इनकम स्टेटमेंट में क्या बनता है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है सर किसके लिए? सर ये बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है सोल प्रोप्राइटर के लिए, सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, और ये पोजीशन स्टेटमेंट बनता है बैलेंस शीट।
पोजीशन स्टेटमेंट में क्या बनती है सर? बैलेंस शीट बनती है। अच्छा, ध्यान समझते हुए चलना। सर इनकम स्टेटमेंट क्या बताती है एक कंपनी की, एक बिजनेस का? इनकम स्टेटमेंट कहती है कि कंपनी को प्रॉफिट कितना कमाया कंपनी ने और कितना लॉस हुआ। सर मैंने क्या बोला, ध्यान सुना आपने? मैंने कहा बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया और कितना लॉस हुआ। सर ध्यान सुनना, मैंने एक बात बोल दी यहां पर, आपने ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा सर बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया, अर्न। बच्चों प्रॉफिट कमाया जाता है और लॉस नहीं कमाया जाता, लॉस हो जाता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों को कहने का। प्रॉफिट को अर्न करा जाता है और लॉस इंकर्ड होता है। इंकर्ड, प्रॉफिट कमाया जाता है, लॉस क्या होता है? इंकर्ड हो जाता है। क्या आप कहोगे हम तो लॉस भी कमाते हैं? नहीं सर, हम लॉस नहीं, हम प्रॉफिट कमाते हैं, लॉस इनकर्ड हो जाता है, ठीक है। तो सर इनकम स्टेटमेंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सर एनपीओ, क्योंकि हम सर क्या पढ़ रहे हैं? एनपीओ। तो एनपीओ बिजनेस के लिए, एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन के लिए इधर बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इधर क्या बनता है सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और सर मैंने कहा था कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर यहां पर क्यों बनता है, इधर समझने वाली बात है। क्योंकि सर इस बिजनेस की ना प्रॉफिट नहीं होता, क्योंकि इन बिजनेस का क्या नहीं होता सर? इस बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस नहीं होता। इस बिजनेस का क्या होता है सर? इस बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस नहीं होता, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाकर क्या बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सेम एज पी&एल अकाउंट। इसमें खर्चे साइड डेबिट होता है और इनकम साइड सर क्रेडिट होती है। जितने भी खर्चे हैं सर हम इसको डेबिट करेंगे और जितनी भी इनकम है उसको क्रेडिट करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बट पी&एल अकाउंट में क्या करते हैं सर? यही तो करते हैं, जितने भी खर्चे होते हैं डेबिट में भेजते हैं, जितने भी इनकम होती है क्रेडिट में भेजते हैं। तो डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब पी&एल अकाउंट बनाते हैं तो यहां पर निकलता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं यहां पर निकलता है सरप्लस एंड डेफिशिएट। क्या निकलता है सर? सरप्लस एंड डेफिशिएट। डेफिशिएट मतलब हो गया लॉस एंड सरप्लस मतलब हो गया प्रॉफिट। क्योंकि प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करा, क्योंकि एनपीओ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका एम प्रॉफिट कमाना नहीं सोशल वेलफेयर होता है, इसलिए सर इनके लिए अलग अकाउंट प्रिपेयर करा जाते हैं जिसका नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है सर, यहां समझ में आ गई। अच्छा, पोजीशन स्टेटमेंट में क्या होता है? पोजीशन स्टेटमेंट में हम क्या बनाते हैं सर? पोजीशन स्टेटमेंट में हम बनाते हैं बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट क्या बताती है कि हमारी बिजनेस की मार्केट में क्या पोजीशन है, बिजनेस हमारी मार्केट में, हमारा बिजनेस मार्केट में कहां पर स्टैंड कर रहा है। तो हम बैलेंस शीट को इधर एनालाइज भी करना सिखाऊंगा कि आज तक जिंदगी में कभी आपने बैलेंस शीट नहीं एनालाइज करी, बस लायबिलिटी और एसेट साइड में दोनों साइड में डाल दिया और देखा भाई लायबिलिटी साइड एसेट साइड बराबर आ गई तो बैलेंस शीट बन गई। सर क्वेश्चन करने का मतलब नहीं है, क्वेश्चन तो हो जाते हैं सर, यहाँ पर लॉजिक और कॉन्सेप्ट को समझने का मतलब है कि बैलेंस शीट को कैसे एनालाइज करेंगे। और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अलग अलग कंपनीज की, टाटा कंपनी की, रिलायंस कंपनी की बैलेंस शीट हम देखेंगे और देख के हम बताएंगे सर ये टाटा कंपनी आज अच्छा चल रही है, इसका मार्केट में अच्छी पोजीशन है इसकी। तो पोजीशन कैसे एनालाइज करते हैं यहाँ भी हम सीख लेंगे बैलेंस शीट। और ये चाहे ये सोल प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे वो एनपीओ हो, बैलेंस शीट दोनों में एक ही बनती है, क्योंकि इससे कुछ मतलब नहीं होता इनसे। तो बैलेंस शीट बनती है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है। अच्छा ठीक है सर, यहां तक तो क्लियर हुआ। बट सर जब हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया करते थे सर, याद आ रहा है हमें, जब हम पी&एल अकाउंट बनाते थे बचपन में, 11th के बचपन में जब हम पी&एल अकाउंट बनाया करते थे तो वहां पर जो हमने सीखा था वो ये सीखा था कि पी&एल अकाउंट बनता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस, है ना सर। पी&एल अकाउंट बनता है किस बेसिस पर? ट्रायल बैलेंस की बेसिस पर पी&एल अकाउंट को बनाया जाता है। बट सर यहाँ पर जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है वो किस बेसिस पर बनेगा? सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है ट्रायल बैलेंस की बेसिस पर नहीं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा रिसिप्ट एंड पेमेंट की बेसिस पर, रिसिप्ट एंड पेमेंट। अब ये क्या होता है? ये कुछ नहीं होता, जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट होता है। ये कुछ नहीं होता सर, इट इज नथिंग, इट जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट। एक कैश अकाउंट होता है, ये अकाउंट हमें बताता है कि हमारे एनपीओ के अंदर कितना कैश हमने रिसीव्ड कर लिया ड्यूरिंग द ईयर और कितना कैश हमने आउटफ्लो बाहर भेजा, मतलब पेमेंट कर दी ड्यूरिंग द ईयर। तो मेनली अगर आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर निकालना है एनपीओ में, क्यों निकालते हैं? सरप्लस निकालने या फिर डेफिशिएट निकालने के लिए, सरप्लस या फिर डेफिनेट। तो इसको निकालने के लिए हमें ये कंपलसरी चाहिए होगा।
और इसके बनाने के बाद हमें जो बनाना पड़ेगा वो बैलेंस शीट होगी। तो मेन हमारे एनपीओ के अंदर कितने अकाउंट होंगे सर? मेन हमारे एनपीओ के अंदर 3 अकाउंट बनेंगे। पहला अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा अकाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर और तीसरा हमारे स्टेटमेंट बनेगी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट हमारा 3 अकाउंट्स पढ़ने हैं यहाँ पर। सर क्यों बढ़ाना है, क्यों करना है? तो कंपनी एक्ट हमारा कहता है, कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट आपने 11th-12th में कंपनी पढ़ा होगा, तो कंपनीज एक्ट 2013 पढ़ा होगा सर। और कंपनीज एक्ट हमारा क्या कहता है सर? कंपनीज एक्ट कहता है कि जब भी आप एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन खोलोगे तो आपको फाइनल अकाउंट बनाने कंपलसरी है। हमें एक्ट क्या होता है सर? एक्ट होता है कानून, एक्ट होता है लॉ, और लॉ मतलब कानून, और फाइनल अकाउंट बनाने कंपलसरी मैंडेटरी कर रखे हैं। तो कंपनी एक्ट ने कहा जितनी भी एनपीओ है वो हमें साल के एंड में अपने फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करके सेंड करेगा, और हम भी देखें सर आप कितना पैसा कहाँ लगाते हो और कहाँ से आपको इनकम होती है। बिल्कुल सही बात है, नहीं तो ये अननेसेसरी डोनेशन का गलत यूज करेंगे। इसलिए कंपनीज एक्ट ने इसको फाइनल अकाउंट बनाने को मैंडेटरी कर दिया। और कंपनी एक्ट जब फाइनल अकाउंट बनाएगी सर तो उसमें कौन कौन से अकाउंट शामिल होंगे इसके अंदर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो हमें 3 अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, बट अभी के लिए हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिक में गिवन होगा और हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। तो यहाँ समझ में आया एक पूरा ओवरव्यू कि हमें क्यों ये एनपीओ के फाइनल अकाउंट बनाने पड़ते हैं। ये कंपलसरी कर रखा है। किसने कंपलसरी कर रखा है सर? ये कंपलसरी कर रखा है कंपनीज एक्ट 2013 में। और कंपनी एक्ट 2013 कहता है कि जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ वाली ऑर्गेनाइजेशन खोलोगे आपको ये कंपलसरी बनाने ही पड़ेंगे फाइनल अकाउंट। इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, स्टैट्यूटरी लॉ। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है कंपलसरी। लॉ के अंदर कंपलसरी को क्या बोलते हैं? देखो कंपलसरी वर्ड जो यूज होता है वो इंग्लिश के लिए यूज होता है, और लॉ के अंदर क्या होता है? स्टैट्यूटरी। स्टैट्यूटरी का मतलब क्या होता है सर? कंपलसरी आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक हमने ओवरव्यू सीखा कि हमें कितने अकाउंट मेनली यहाँ पर एनपीओ चैप्टर में सीखने हैं। तो एनपीओ चैप्टर में क्या करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब मैंने बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने से बनती है? 2 टाइप की, एक इनकम स्टेटमेंट और एक पोजीशन स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट सर पीएनएल अकाउंट बनता था, पर एनपीओ के केस में क्या बनेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एनपीओ के केस में क्या बनेगा सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चे और इनकम की यहाँ पर एक स्टेटमेंट बनाएंगे। पोजीशन स्टेटमेंट में क्या बनता है सर? बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट क्या बताती है? हमारी कंपनी बिजनेस एनपीओ मार्केट में कहां पर स्टैंड कर रही है, क्या उसकी मार्केट में वैल्यू है। पोजीशन स्टेटमेंट पोजीशन बताती है किस पोजीशन पे वो है। तो हम पढ़ते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ क्या है, जरा पढ़ेंगे। एनपीओ प्रिपेयर एनुअल मतलब सालाना, और या फिर इसको बोलते हैं फाइनल अकाउंट, मतलब वो भी सालाना बनते हैं। शोइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्या शो करती है ये? एनपीओ करेगी, प्रिपेयर करेगी, बनाएगी अपने फाइनल अकाउंट, और क्या शो करेगी उसमें? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस। अब इधर बिजनेस कौन सा है? इधर जो बिजनेस यहाँ पर लिखा गया है वो एनपीओ है, ठीक है सर, एनपीओ है। फॉर इट्स मेंबर, फॉर इट किसके लिए बनाएंगे? अपने मेंबर्स के लिए। एंड टू कंप्लाई मतलब पूरा करना विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैट्यूटरी? कंपलसरी। और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट कौन सी होती है? कंपनीज एक्ट 2013 कानून हमारा कहता है कि आपको ये बनाने पड़ेंगे। हमने कहा सर फाइनल अकाउंट बनाने, पर फाइनल अकाउंट में कौन से अकाउंट बनाने हैं ये भी बता दो। तो कंपनीज एक्ट ने कहा कि देखो फाइनल अकाउंट में आपको जो एनपीओ में आपको बनाने पड़ेंगे वो 3 अकाउंट बनाने हैं, जो कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, जो कि कैश इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। मैं आपको यहाँ पर लिख भी लूंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आर ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अच्छा, ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग किसे कहते हैं ये भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है सर। अरे आपको कुछ नहीं पता, आपका बेसिक बेकार है सर, आपको कुछ नहीं पता, देखो आपको लॉजिक से। और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है उसको बताऊंगा एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। याद करो 11वीं के में चैप्टर में आपने पढ़ा था बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमने 2 बेसिस सीखे थे, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पर और एक और चीज बता सकता हूँ, हाइब्रिड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्लियर है सर? वो भी आपसे मैं डिस्कस कर लूंगा इस बारे में। तो सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है। अभी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट को बहुत अच्छे से डीपली समझेंगे।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर कौन सा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है? एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है। और जब हम इसको समझेंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के साथ एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को पहले समझाऊंगा, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर समझाऊंगा सर। आपको इतने अच्छे समझा दूंगा जिसका आपको आगे जाके कभी प्रॉब्लम नहीं आए। और बैलेंस शीट क्या बनेगी? बैलेंस शीट एज पर शेड्यूल 6 ऑफ द कंपनीज एक्ट, मतलब हॉरिजॉन्टल। ठीक है सर, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट यहां पर बनाएंगे। जैसे कि लायबिलिटी किस साइड होगी? लायबिलिटी इस साइड, एसेट इस साइड। क्लियर है सर यहां पर? तो दोस्तों अभी हमें क्या स्टार्ट करना है सर? जो हमें स्टार्ट करना है वो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। बट अभी जो हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ेंगे वो बेसिक होगा। बेसिक मतलब हम ना बेस क्रिएट करेंगे अभी। अब बेस क्रिएट करने के वैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पहले बेस क्रिएट करेंगे। अच्छा, बैलेंस शीट का पहले बेस क्रिएट करेंगे, फिर जाके सर बैलेंस शीट का तो बेस पता है, नहीं पता सर आपको, पोजीशन आपको नहीं आती बैलेंस शीट को ऐसे पोजीशन, बैलेंस शीट की पोजीशन क्या होती है वो आपको कैसे बैलेंस शीट एक कंपनी की पोजीशन, मार्केट पोजीशन बताती है वो आपको नहीं पता, कैसे बताती है वो भी हम सीखेंगे मेनली यहाँ पर। और हमें जो मेनली यहाँ पर सीखना है अभी बेसिक सीखना है सर। फिर हम एडवांस भी जाएंगे। एडवांस तब जाएंगे जब हमारे सम स्पेशल पॉइंट्स टर्म्स कंप्लीट हो जाएंगे सर इसके। ठीक है, तो एडवांस लेवल अभी हम जा नहीं सकते और हम अपनी बुक के क्वेश्चन भी नहीं कर सकते अभी जब तक हमारा बेसिक क्लियर नहीं होगा। तो सर सबसे पहले हम बेसिक पे ध्यान देते हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेनली है क्या और कैसे इसकी अकाउंटिंग हमें करनी होती है। अच्छा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में मैंने आपके लिए कुछ नोट करा है, वो देखिए। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इट जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट। सर ये क्या होता है? एक तरीके का एक जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट, मतलब जैसे कैश अकाउंट होता है वैसे ही रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है। इसका मतलब ये है इस कैश अकाउंट इंक्लूडिंग बैंक ट्रांजैक्शन और बैंक ट्रांजैक्शन ऑल्सो इंक्लूड करी जाती है कैश अकाउंट के अंदर, है ना। कैश बुक आपने बचपन में पढ़ी होगी, तो बचपन में आपने कैश बुक, बचपन मतलब 11वीं का बचपन, जब बचपन में आपने कैश बुक पढ़ी थी तो वहां पर ट्रिपल कॉलम या डबल कॉलम कैश बुक पढ़ा था। डबल कॉलम में हमने क्या बोला था? एक कैश अकाउंट होगा और एक बैंक अकाउंट होगा सर। एक कैश अकाउंट होगा और भाई एक बैंक अकाउंट होगा। इट जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट क्या होता है? ये फॉलो करता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। देखो लिखा भी है, इट फॉलो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और सबसे बड़ी बात, ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते किसे हैं? अब कैश बेसिस अकाउंटिंग किसे कहा जाता है ये भी हमने 11वीं में पढ़ा है अच्छे से, कैश बेसिस अकाउंटिंग। बट वहां पर कुछ बातें हमने मिसिंग करी थी, वो बातें मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको देखना लॉजिकली मैं आपको बताऊंगा कि सर ये बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्यों है। कहता है कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो करता है। अब कैश अकाउंट आपने देखा होगा क्या होता है। कैश अकाउंट कौन सा रूल फॉलो करता है? डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कह रहा है जो आएगा कैश जब आएगा मैं उसको डेबिट कर दूंगा और कैश जब जाएगा मैं उसको क्रेडिट कर दूंगा। इसका मतलब ये रूल फॉलो करता है डेबिट व्हाट्स कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आएगा मैं डेबिट कर दूंगा, जब जाएगा तो क्रेडिट कर दूंगा। मतलब कैश जब मेरे पे आएगा, किसी भी चीज से जब मेरे पे कैश रिसीव्ड होता है मैं उसको डेबिट करता हूं, और किसी भी चीज से जब मेरा कैश जाता है मैं उसको क्रेडिट करता हूं। रूल इज अप्लाई फॉर दिस अकाउंट। इस अकाउंट के लिए रूल। अब कौन सा अकाउंट के लिए? कहता है रिसिप्ट एंड पेमेंट, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड पर, डेबिट साइड सो एज रिसिप्ट। रिसिप्ट कहां पर? रिसिप्ट मतलब पैसे का आना, और आएगा तो क्या करूंगा? डेबिट साइड। तो डेबिट साइड में रिसिप्ट आएगा। एंड क्रेडिट साइड सो एज पेमेंट। और क्रेडिट साइड में क्या आएगी सर? क्रेडिट साइड में पेमेंट आएगी। तो सर हमने कहा डेबिट साइड सोन एज रिसिप्ट एंड क्रेडिट साइड सोन एज पेमेंट। तो डेबिट साइड हम रिसिप्ट शो करते हैं, क्रेडिट साइड हम पेमेंट शो करेंगे। अब मेनली रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है? एक कैश अकाउंट ही बन गया। अगर पैसा आएगा मैं डेबिट कर दूंगा सर, अगर पैसा जाएगा मैं क्रेडिट कर दूंगा। मेनली इसका जो फॉर्मेट बनेगा, सर मैं आपको फॉर्मेट बनाकर दिखा देता हूं, एक छोटा सा फॉर्मेट। डेबिट साइड में आएगा रिसिप्ट, फिर अमाउंट आएगा, डेट नहीं आती। बताओ कैश अकाउंट में डेट आती है? हाँ सर डेट आती है कैश में, बट इधर डेट नहीं आएगी। बस यही थोड़ा डिफर करता है इससे। अच्छा, तो ये बन गया हमारा क्या? डेट पर्टिकुलर अमाउंट होता था कैश अकाउंट में, पर यहाँ पर क्या होगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट। पर है कैसे? सिमिलर टू कैश अकाउंट। मतलब मेरे पास अगर पैसा आया तो मैं डेबिट कर दूंगा सर, और मेरे पे अगर पैसा गया तो मैं क्रेडिट कर दूंगा। जाने का मतलब हो गया पेमेंट कर दी, और आने का मतलब हो गया रिसीव, मतलब रिसिप्ट कर लिया। क्लियर है सर? सबसे बड़ी बात आती है सर
कैश बेसिस अकाउंटिंग अगर ये अकाउंट फॉलो करता है तो कैश बेसिस अकाउंटिंग कहते किसे हैं? सर कैश बेसिस अकाउंटिंग किसे कहते हैं उसको पढ़ने जा रहे हैं, इधर ध्यान देंगे। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बताओ सर, आप ये कहोगे सर कैश बेसिस अकाउंटिंग का मतलब होता है वो ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे जो जिसमें कैश एक्चुअल में रिसीव्ड हो या एक्चुअल में पेड हो। हाँ, मैंने कहा ये बिल्कुल ठीक है, बट ये आधा अधूरा है। मैंने कहा सर ये आधा अधूरा है। आपने कहा जब कैश एक्चुअल में रिसीव्ड हो जाएगा तब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे, और जब कैश एक्चुअल में रिसीव्ड पे हो जाएगा तब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। मतलब इसका सिंपल मतलब हुआ ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जाएगी। व्हेन कैश इज रिसीव्ड then it will be recorded in the books of account. When cash is not received, it will not recorded in the books of account. मान लो मैंने कैश सेल करी तो सेल करने पे मेरे को क्या होगा, पैसा आएगा। अब जब पैसा आएगा तो मेरे पे कैश आया, तो कैश आया सर उसको बोलूंगा कैश बेसिस अकाउंटिंग, और उसको बुक्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। बट अगर मैं उधार पर माल बेचता हूं, अगर मैं उधार पे माल बेचता हूं सर, तो ये कैश बेसिस अकाउंटिंग कहता है इसको रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। ये आधा अधूरा है। अब इसको पूरा करते हैं आज, और बेसिक से नॉलेज के साथ समझते हैं कि पूरी नॉलेज क्या है कैश बेसिस अकाउंटिंग की। ठीक है जी, ध्यान से देखें। तो दोस्तों कैश बेसिस अकाउंटिंग के बारे में मैंने नोटिंग करी है, और वो क्या कहता है जरा ध्यान से सुनना। कहता है सर दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सेज दैट ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड ओनली, कब रिकॉर्ड करा जाएगा, व्हेन द कैश इज रिसीव्ड और एक्चुअली पेड रिलेटेड टू द करंट ईयर। कह रहा जब ट्रांजैक्शन तभी रिकॉर्ड करी जाएगी जब कैश एक्चुअल में रिसीव्ड हो जाए या एक्चुअल में पे हो जाए। कैश रिसीव्ड ओनली, कैश कब रिसीव्ड होगा, जब हमारी इनकम होगी, और कैश कब पे होगा सर, जब हमारा एक्सपेंस होगा। अब जरा ध्यान समझना, नीचे बताने लायक क्या है। कह रहा है द फ्लोइंग 4 ट्रांजैक्शन आर नॉट कंसीडर इन कैश बेसिस अकाउंटिंग। कैश बेसिस अकाउंटिंग में 4 ट्रांजैक्शन को कंसीडर नहीं किया जाता। और क्यों नहीं करा जाता, ध्यान समझते हैं। देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसे कहते हैं, एक्रूड इनकम किसे कहते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस किसे कहते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस किसे कहते हैं। मैं समझता हूं कि आपको आता होगा, बट मैं फिर भी एक क्विक रिव्यू के साथ इनको बताता हूं जल्दी से। सर पहले बात कर लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या कहता है सर, कहता वो खर्चा जो पे करना था करंट ईयर में और हमने पे नहीं किया। सर ध्यान समझना, ध्यान समझना, मैं आपको ना एक बहुत अच्छे से ना समझाने की कोशिश करता हूं, और एक दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं इनको मैं। देखो एक्सपेंस की 3 स्टेज होती है। एक्सपेंस की कितनी स्टेज होती है बच्चे, 3 स्टेज। एक्सपेंस की 3 स्टेज होती है। एक्सपेंस की 3 स्टेज होती है, ध्यान समझना, ऐसे कोई नहीं बताएगा आपको, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक्सपेंस की 3 स्टेज होती है। एक्सपेंस को एक्सपेंस तब कहूंगा when expense paid in time, when expense paid on time। एक्सपेंस की कितनी स्टेज, एक्सपेंस के 3 स्टेज। खर्चों को खर्चा तब कहा जाएगा जब खर्चे टाइम पे पे हुए हो। क्या होता है सर, बाद में सीखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बहुत अच्छा तरीका सर, आपने कभी नहीं सीखा होगा ऐसा तरीका। इससे 2-3 चीजें निकल कर आएगी हमारे साथ। और एक बोलूंगा प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस के 3 नाम होते हैं। एक्सपेंस के कितने नाम है सर, 3 नाम। एक्सपेंस को एक्सपेंस कब बोलेंगे, एक्सपेंस को आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कब कहेंगे, और एक्सपेंस को प्रीपेड एक्सपेंस कब कहेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहेंगे व्हेन एक्सपेंस इज पेबल, व्हेन एक्सपेंस इज नॉट पेड, ऐसे लिखो, व्हेन एक्सपेंस इज नॉट पेड ऑन टाइम, जब खर्चों को पे करना था और हमने पे नहीं किया। When expense is paid in advance, when expense is paid in advance,
सर जरा ध्यान समझे, ध्यान समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्सपेंस की है कितने स्टेज, 3 स्टेज। एक्सपेंस की कितने स्टेज, 3 स्टेज। एक्सपेंस को एक्सपेंस कब कहूंगा, जब खर्चे टाइम पे हो गए हो। एक्सपेंस को एक्सपेंस कब कहेंगे सर, जब खर्चे टाइम पे हो गए। इसका एग्जांपल क्या है, मैंने कहा हमें जो रेंट पे करना था करंट ईयर में, देखो हमें करंट ईयर में रेंट पे करना था, मान लेते हैं पूरे साल का 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए करना था, और हम जो रेंट पे करना था वो 1 लाख रुपए हमने पे कर दिया। तो सर 1 लाख का रेंट पे करना था और हमने 1 लाख का रेंट पे कर दिया। जिस दिन पे करना था हमने उस दिन पे कर दिया। सर ऐसी चीज को क्या करेंगे, जब भी हम ऐसी बात आएगी तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे एज एन एक्सपेंस। रिकॉर्ड होगा सर कैसे, एज एन एक्सपेंस। तो रिकॉर्ड एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करा जाएगा, इसको रिकॉर्ड एज एक्सपेंस। ठीक है सर, तो रिकॉर्ड एज एन एक्सपेंस इसको करा जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सर एक्सपेंस को रिकॉर्ड कैसे करा जाएगा एज एन एक्सपेंस। मतलब मैं अपने बुक्स अकाउंट में इस एक्सपेंस को एक्सपेंस ही रिकॉर्ड करूंगा। अब मैं करूंगा, एक एक्सपेंस ऐसा होगा उसको एसेट मान लूंगा और एक एक्सपेंस ऐसा होगा उसको लायबिलिटी मान लूंगा। क्लियर है नहीं है, ठीक है। तो एक्सपेंस को एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करेंगे बुक्स अकाउंट में, बहुत अच्छा तरीका है ये याद समझने का, बहुत बेहतरीन तरीका है इसे समझने का। मतलब मैं रेंट को रेंट कब कहूंगा, मैं रेंट को रेंट तब कहूंगा जब रेंट मैंने ऑन टाइम पे किया होगा, जब मुझे पे करना था, जब मेरी ड्यू डेट थी पे करने की और मैंने उसी टाइम मैंने रेंट पे करा, तो रेंट एज अ रेंट रिकॉर्ड करा जाएगा। ठीक है, एक्सपेंस मेरे को पे करना था, मान लो मुझे रेंट पे करना था सर, रेंट पे करना था 1 लाख का और मैंने रेंट पे नहीं करा, भैया नोट पेड। तो क्या मुझे पे करना है या नहीं करना, सर पे करना है। क्या मेरे ऊपर लायबिलिटी अराइज हुई या नहीं हुई, लायबिलिटी भी अराइज हो गई। सर वो रेंट जो मुझे पे करना था और मैंने पे नहीं किया, तो मैं उसको बोलूंगा क्या, मैं उसको नाम दूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट। वो रेंट जो पे करना था और आपने पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग रेंट। और इस आउटस्टैंडिंग रेंट को मैं रिकॉर्ड एज अ लायबिलिटी करूंगा, है ना। क्या वो मेरे ऊपर कर्जा है रेंट पे करने का, नहीं है सर कर्जा है। तो वो रेंट जो पे करना था वो पे नहीं किया, तो मैं इसको कैसे रिकॉर्ड करूंगा, एज अ लायबिलिटी, एज अ लायबिलिटी रिकॉर्ड करूंगा। यहां तक समझ में आया सर कि एक्सपेंस की हमने 2 स्टेज सीखी। एक्सपेंस अगर पे करने थे और हमने ऑन टाइम पे करे तो एक्सपेंस को एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, मतलब रेंट को रेंट ही रिकॉर्ड करूंगा एक्सपेंस साइड पर। वो एक्सपेंस जो पे करने थे पर हमने पे नहीं किए, इस एक्सपेंस को लायबिलिटी मान लूंगा और ये लायबिलिटी साइड में आएगा। एक्सपेंस टाइम पे हुए तो एक्सपेंस एक्सपेंस, एक्सपेंस टाइम पे नहीं हुए तो एक्सपेंस लायबिलिटी। और एक्सपेंस पे करने ही नहीं थे तब भी हमने पे कर दिया, इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। मेरे को रेंट पे करना था सर, ध्यान सुनना, मेरे को रेंट पे करना था कितना, रेंट पे करना था 1 लाख रुपए का रेंट सर, 1 लाख का पे करना था और मैंने रेंट जो पे कर दिया ना सर वो 2 लाख का कर दिया। कितना कर दिया सर, 2 लाख का। मतलब मैंने कहा सर 1 लाख तो इस साल का और 1 लाख अगले साल का ले लो, इसी साल, अगले साल का इसी साल ले लो। मतलब मुझे इस साल का 1 लाख रेंट पे करना था और मैंने कितना पे कर दिया, मैंने 2 लाख पे कर दिया। तो मैंने कितना ज्यादा पे करा, कितना एक्स्ट्रा पे करा, किस साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए। तो इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। देखो 1 लाख का रेंट पे करा तो मैंने 2 लाख का रेंट पे करा हमने, तो जो 1 लाख है उसको तो मैं खर्चा मानूंगा। क्यों, क्योंकि भाई जो इस साल का रेंट पे करना था वो हमने क्या करा, इस साल का रेंट पे कर दिया ऑन टाइम। तो जो इस साल का रेंट पे करेंगे वो 1 लाख रुपए एक्सपेंस, और जो बाकी 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करा अगले साल के लिए वो नहीं करना था आपको, तब भी आपने कर दिया, इज कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंस। क्या वो आपकी एसेट है या नहीं, एसेट है, तो सर मैं उसको एसेट करके रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है, वो एक्सपेंस जो हमने पे करने ही नहीं थे और हमने पे कर दिए, इज कॉल्ड, बताओ क्या, वो हमारी एसेट रिकॉर्ड हो जाएगी। वो खर्चा खर्चा नहीं, वो खर्चा एसेट बन जाएगा। ठीक है सर, वो खर्चा खर्चा नहीं, क्या बन जाएगा सर, एसेट। तो मेन 3 स्टेज होती है एक्सपेंस की, एक्सपेंस की 3 स्टेज। एक्सपेंस
को एक्सपेंस कब कहेंगे? जब वो ऑन टाइम पे हो जाए। एक्सपेंस को लायबिलिटी कब कहूंगा? जो एक्सपेंस पे करने थे पर हमने पे नहीं किए। और एक्सपेंस को एसेट कब बोलेंगे? वो एक्सपेंस जो पे करने ही नहीं थे फिर भी एडवांस में हमने पे कर दिए, इज कॉल्ड एसेट। और इस एसेट का नाम है प्रीपेड एक्सपेंस। तभी प्रीपेड एक्सपेंस लायबिलिटी एसेट साइड में जाता है और तभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी साइड में जाता है। क्लियर है या नहीं है? तो यहाँ पर हमने कुछ नई तरीके से सीखा, पता तो था हमें पर हमने कुछ नए तरीके सीखा और यही तरीका आपको अप्लाई करना है जब जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे। एक्सपेंस की 3 स्टेज। एक्सपेंस अगर टाइम पे करा तो एक्सपेंस अगर टाइम पे नहीं करा तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को लायबिलिटी बोलूंगा। और एक्सपेंस अगर पे नहीं करना था और आपने एडवांस पे कर दिया तो एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस बन जाएगा, इसको मैं एसेट नाम देंगे। क्लियर है या नहीं है सर? आगे समझ में नहीं आ गया? अब बात करते हैं सर इनकम की 3 स्टेज की। एक्सपेंस की 3 स्टेज सीख ली, अब इनकम की 3 स्टेज सीखते हैं, फिर हम ऊपर बढ़ते हैं। क्लियर? तो दोस्तों वीडियो में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ गई थी, थोड़ा प्रॉब्लम ये हो गई थी सर, सिस्टम में इशू चल रहा था, इस वजह से वीडियो ब्रेक करनी पड़ी और दूसरी वीडियो बनानी पड़ी। ठीक है सर, तो हमने इसमें अटैच कर दी है। और हम कहाँ पर थे सर? हम यहाँ पर थे कि एक्सपेंस की 3 स्टेज हम कर चुके हैं। और एक्सपेंस में हमने क्या पढ़ा था? एक्सपेंस अगर टाइम पे करे तो एक्सपेंस है। एक्सपेंस अगर पे करने थे हमने पे नहीं करे तो एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाएंगे। एक्सपेंस पे नहीं करने थे और हमने एडवांस में पे कर दिए तो एक्सपेंस क्या बन जाएंगे? प्रीपेड एक्सपेंस, उसको नाम देंगे एसेट्स। सर ठीक है, यहां तक तो हमने एक्सपेंस की 3 से सीखी। सर ये हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? ये इसलिए पढ़ा रहा हूं सर क्योंकि इसका आगे जाकर यूज बहुत है। अगर आप मेरे साथ बने हैं और मेरे साथ पूरी एनपीओ आप देख रहे होगे, और क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चन डालने वाला हूं यहां पर, तो आप कोशिश करो कि मेरे साथ ही पूरी एनपीओ को कंप्लीट करो। बस एनपीओ चैप्टर अगर मेरे से कंप्लीट कर लिया तो एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, आपको कुछ नहीं दूंगा खर्चा करके लाने के लिए। इसलिए आप मेरे साथ बने रहे और एक्सपेंस की 3 स्टेज के लिए जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं उस तरीके से आप उसको फॉलो करो। ठीक है सर, आपको कुछ नहीं छूटेगा, सारा कंप्लीट कराऊंगा A to Z बुक का। ठीक है, तो हम इनकम की 3 स्टेज की बात कर रहे हैं और इनकम की 3 स्टेज क्या है सर? लिखिएगा मेरे साथ, इनकम। तो सर इनकम की भी 3 स्टेज है, जरा ध्यान से देखना। इनकम की 3 स्टेज क्या है? इनकम व्हेन रिसीव्ड ऑन टाइम, इनकम व्हेन रिसीव्ड ऑन टाइम, रिसीव्ड ऑन टाइम, इनकम व्हेन रिसीव्ड ऑन टाइम। अगर इनकम टाइम पे रिसीव्ड हो गई, इनकम अर्न but not received, income not earned but received। सर इनकम की भी कितनी स्टेज होती है? सर इनकम की भी 3 स्टेज होती है। इनकम, वो इनकम जो टाइम पे मिल गई हो, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया सर, इसको मैं बोलूंगा इनकम, इसको इनकम रिकॉर्ड करूंगा कहां पर? बुक्स ऑफ अकाउंट में। वो इनकम जो टाइम पे रिसीव्ड हो गई हो, मैंने सर सैलरी कमानी थी, मेरी 1 महीने की सैलरी मुझे मिलनी थी और मुझे मिल गई, क्या वो मेरी इनकम है या नहीं है? सर वो मेरी इनकम है और मैं इसको इनकम करके रिकॉर्ड करूंगा। सर मैंने बैंक में एफडी कराई, मैंने एक इन्वेस्टमेंट करी और इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट है मुझे साल के एंड में 31 तारीख को मिलना था, वो मिल गया, तो मिल गया तो मैं क्या इनकम रिकॉर्ड करूंगा नहीं करूंगा? सर इनकम, वही कहते हैं कि इनकम जब मिल जाए, इनकम जब एक्चुअल में रिसीव्ड हो जाए तो इनकम को इनकम मान लेना, इनकम को रिकॉर्ड कर लेना इनकम। ठीक है सर। इनकम अर्न, इनकम कमा ली पर अभी तक नहीं मिली। सेम मैंने कहा कि मैंने जो इन्वेस्टमेंट करी थी उसमें मैंने इंटरेस्ट तो कमा लिया 31 मार्च को, पर अभी बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया नहीं है, तो क्या ये मेरी एसेट है या लायबिलिटी? सर बताओ, क्या ये मेरी एसेट है या लायबिलिटी? सर ये मेरी एसेट है। सर क्या है? मेरी एसेट है। वो इनकम जो कमा ली पर अभी तक नहीं मिली इज कॉल्ड एसेट, और इसको नाम देते हैं एक्रूड इनकम। क्या बोलते हैं सर? एक्रूड इनकम। और एक्रूड इनकम हम इनकम करके रिकॉर्ड करते हैं या एसेट करके? सर एसेट से रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि इनकम कमा तो ली पर मिली नहीं, इसलिए एसेट डालकर, एसेट शो करके बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करा जाता है और इसको इनकम भी ट्रीट करी जाती है क्योंकि कमा तो इस साल ली। ठीक है सर, यहां पर समझ में आया? इनकम अगर टाइम पे रिसीव्ड हो जाए तो इनकम इनकम होती है, इनकम को इनकम जैसा रिकॉर्ड करते हैं। और इनकम कमा ली, इनकम तो है बट इसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे? एसेट करके भी रिकॉर्ड करेंगे। सर इनकम कमाई नहीं, इनकम नॉट अर्न बट रिसीव्ड, इसको मैं क्या बोलूंगा? वो इनकम जो मैंने अभी तक कमाई नहीं, जिसके लिए मैंने अभी काम नहीं करा और वो मुझे रिसीव्ड हो गई, तो मैं कहूंगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। इसको क्या नाम देंगे? इनकम
रिसीव्ड इन एडवांस, इन एडवांस सर। और ये इनकम क्या होती है, ये इनकम हमारे लिए क्या होगी, लायबिलिटी होगी। सर लायबिलिटी क्यों हुई, लायबिलिटी किस चीज की हुई, लायबिलिटी काम करने की हुई। मैंने अभी तक 1 महीना हुआ मुझे, अप्रैल में गया था मैं ऑफिस, और मान लो ऑफिस अप्रैल में गया तो मेरा 1 महीना आ गया, मतलब 1 महीना बीत गया, अप्रैल का महीना बीत गया। तो बॉस ने क्या करा, एम्प्लॉयर ने क्या करा, 1 महीने की सैलरी तो दी अप्रैल की और मई की भी दे दी। क्या मैंने मई का काम करा या नहीं करा, नहीं करा। क्या मुझे मई की पैसा मिल गया, मिल गया। इनकम रिसीव्ड हो गई इन एडवांस, इनकम कमाई नहीं। क्या मैंने मई के लिए काम करा, नहीं, इनकम कमाई नहीं, फिर भी मिल गई। तो ऐसी को बोलते हैं इनकम रिसीव्ड एडवांस। और ये हमारी लायबिलिटी होगी, क्यों, क्योंकि इसके लिए जो इनकम हमको मिल गई है, इसके लिए अभी हमें काम करना है। तो इनकम के कितने स्टेज सर, इनकम के 3 स्टेज होती है। इनकम अगर टाइम पे रिसीव्ड हो जाए तो मैं इनकम को इनकम ट्रीट करके रिकॉर्ड करूंगा। इनकम अगर कमा ली पर मिली नहीं तो उसको नाम देते हैं एक्रूड इनकम, और इसको पहले मैं एसेट मान लूंगा और बैलेंस शीट में शो करूंगा। इनकम कमाई नहीं फिर भी मिल गई इन एडवांस, तो इनकम को क्या बोलूंगा, लायबिलिटी ट्रीट करूंगा। आया समझ में, नहीं आया, ठीक है सर। तो यहाँ पर हमने इनकम की हमने स्टेजेस पढ़ ली, और हमने पढ़ लिया एक्सपेंस के स्टेज कुछ अलग तरीके से। और हम पता है कहाँ पर थे, हम कैश बेसिस अकाउंटिंग में थे। और कैश बेसिस अकाउंटिंग में हमने कहा 4 ट्रांजैक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे while follow the cash basis of accounting। जब हम कैश बेसिस अकाउंटिंग सर फॉलो करते हैं तो हम इन 4 ट्रांजैक्शन को कंसीडर नहीं करते। बट इधर एक नोट लिखवाता हूं, इधर एक नोट लिखवाता हूं मैं, और ये नोट क्या है, मैं ये नोट लिखवाऊंगा, ये 4 ट्रांजैक्शन जिसमें से आपके पास प्रीपेड एक्सपेंस and income received in advance, prepaid expense and income received in advance is always recorded in cash account, whether the company follow, whether, आगे मेरी जगह नहीं है, लिख लेता हूं साइड में, whether company follow कैश बेसिस या फिर एक्रूअल बेसिस। अगर कंपनी कैश बेसिस फॉलो कर रही है या एक्रूअल बेसिस फॉलो करे, कुछ भी फॉलो करे, कैश अकाउंट में इसका कोई फर्क नहीं पड़ता सर। कैश अकाउंट क्या देखता है, व्हेन कैश इज रिसीव्ड और नॉट, व्हेन कैश अकाउंट क्या देखता है, कैश कोई फॉलो नहीं करता कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस, कैश अकाउंट कभी भी कैश बेसिस और तो ये कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है सर, मैं आपको बताता हूं। जब हम अपनी कंपनी के अंदर मान लो कैश बेसिस अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं और हम बना रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं इन चारों ट्रांजैक्शन को इग्नोर करता हुआ चलूंगा। पहले क्या बनता था, जर्नल एंट्री पास होती है, फिर क्या बनते हैं सर, फिर लेजर अकाउंट बनते हैं, लेजर अकाउंट के बाद क्या बनते हैं, सब्सिडरी बुक बनती है। याद करो, कैश अकाउंट, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, है ना, ये सब बनती थी। तो जो कैश बुक है ना, वहां पर जहां पर डबल एंट्री कैश बुक पड़ी थी बैंक की और कैश की, वो वाला अकाउंट कभी भी कोई भी बेसिस फॉलो नहीं करता सर। वो कहता है कि जब मुझे कैश आ जाए, वेदर ये इस साल का हो या पिछले साल का हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। अच्छा, तो हमने कहा सर फ्रॉम द फ्लोइंग 4 ट्रांजैक्शन आर नॉट कंसीडर, अकाउंट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंस और इनकम रिसीव्ड एडवांस। ये ट्रांजैक्शन को हम कंसीडर नहीं करते। क्यों नहीं करते सर, जरा ध्यान सुनना। कैश बेसिस क्या है, जरा एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, वो खर्चे जो पे करने थे पर हमने पे नहीं किए। तो क्या हमारा कैश गया या नहीं गया सर, कैश नहीं गया। तो सर हमारा कैश गया या नहीं गया सर, कैश नहीं गया। ठीक है, जब इसमें कैश ही नहीं गया तो उसको रिकॉर्ड क्यों करना है, क्या लिखा है, दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इधर देखो, दिस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सेज दैट ट्रांजैक्शन रिसीव ओनली व्हेन कैश इज रिसीव्ड, या तो कैश रिसीव्ड हो जाए या एक्चुअली पेड हो जाए। यही कहता है, जब तो कैश रिसीव्ड हो जाए या एक्चुअली रिलेटेड टू द करंट ईयर से रिलेट करता है। अब जरा ध्यान देना, एक्रूड इनकम का मतलब क्या, वो इनकम जो कमा ली पर मिली नहीं तो रिसीव नहीं हुआ, ये भी ठीक है। बट यहां पर तो कैश गया है ना सर। प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है, वो खर्चे जो पे करने नहीं थे फिर भी एडवांस में पे करती है। अगर फिर भी एडवांस पे करते हैं तो उसको क्यों नहीं रिकॉर्ड करा, यहां तो कैश गया है, इसलिए क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेट नहीं करता। ये लाइन पढ़ो, रिलेटेड टू करंट ईयर होना चाहिए। क्या इस साल जो खर्चा पे करना था वो करोगे तो क्या होगा, एक्सपेंस, और इस साल के खर्चे जो पे नहीं, सॉरी,
अगले साल का जो खर्चा हमें पे नहीं करना था वो भी इस साल कर दिया। सर ध्यान सुनना, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सर हमारा करंट ईयर है मान लो 2017 और हमारा नेक्स्ट ईयर है 2018। तो 2017 में हमें रेंट पे करना था 1 लाख का, हमने यहाँ पर 2 लाख का रेंट पे कर दिया। क्या हमें 2018 का रेंट 2018 में पे करना था? हाँ सर वहां पे करना था, यहाँ तो नहीं करना था ना। तो यहाँ पर आपने जो रेंट पे करा वो क्या है, आपके लिए प्रीपेड है। क्या वो इसी से रिलेट कर रहा है या अगले साल से? अगले साल से रिलेट कर रहा है। भले ही कैश गया हो पर वो अगले साल से रिलेट कर रहा है, इसलिए कैश बेस्ड अकाउंटिंग इसको फॉलो नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि ये करंट ईयर से रिलेट नहीं करता सर। इनकम रिसीव्ड एडवांस क्या होती है? वो इनकम जो अभी तक कमाई नहीं वो हमें मिल गई है। हमने इस साल इनकम कमाई, हमें मिल गई, ये है इनकम। हमने इस साल इनकम कमाई मिल गई, ठीक है, इस साल ही हमें अगले साल की इनकम मिल गई। तो क्या वो इनकम मैं रिकॉर्ड करूं? क्या वो इनकम है? नहीं सर। चल कैश तो रिसीव्ड हुआ है, कैश अकाउंट क्या करेगा, उसको रिकॉर्ड करेगा। मैंने लिख दिया पहले नीचे, कैश रिसीव्ड हुआ है तो कैश रिसीव्ड होगा तो कैश अकाउंट प्रीपेड एक्सपेंस में पे करा होगा। इनकम रिसीव्ड एडवांस में कैश रिसीव्ड होगा वो रिकॉर्ड होगा कैश अकाउंट में। वो कोई बेसिस फॉलो नहीं करता, वो क्या देखता है, सिर्फ कैश अकाउंट आया या गया, कैश आया या गया वो देखता है। अगर मैं कह रहा हूं कि इनकम रिसीव्ड एडवांस है तो मैं इनको इनकम नहीं मानूंगा इस साल। मेरा कहने का पर्पस यह है, रिकॉर्ड क्या नहीं करूंगा, रिकॉर्ड इनकम नहीं करूंगा सर, बट जो कैश आया वो तो रिकॉर्ड करूंगा। ठीक है सर, क्या माना, मैंने जो इनकम रिसीव्ड करी है इस साल, क्या वो मेरी इनकम है या नहीं? सर इनकम है, वो रिकॉर्ड करूंगा इनकम करके। बट जो मैंने इनकम रिसीव करी है इस साल, क्या मैं उसको इनकम मानूंगा? नहीं, उसको क्या मानूंगा इस साल? एसेट। रिकॉर्ड तो होगा सर। इधर नॉट कंसीडर का मतलब क्या है? इधर नॉट कंसीडर का मतलब है ये जो खर्चे हैं ना, ये खर्चे मानकर रिकॉर्ड नहीं होंगे। प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंस हुआ या नहीं हुआ, पे हुआ या नहीं हुआ, पे तो हुआ। इस साल से रिलेट है? नहीं, इस साल से, इसलिए इसको खर्चा नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे सर इसको मानेंगे अपनी एसेट्स। इसको क्या मानेंगे? अपनी एसेट। और इसको क्या मानेंगे? अपनी लायबिलिटी। रिकॉर्ड तो करेंगे पर कैसे रिकॉर्ड करेंगे? लायबिलिटी। बट कैश बेस्ड अकाउंटिंग कहता है कि इसको रिकॉर्ड ही नहीं करना। कैश बेस्ड अकाउंटिंग कहता है इसको रिकॉर्ड ही नहीं करना। एक्रूअल बेसिस कहता है कि इसको रिकॉर्ड सबको करेंगे, सबको रिकॉर्ड करेंगे, पैसे रिसीव्ड हुआ या ना हुआ, हम इनकम ट्रीट कर लेंगे। बट कैश बेसिस कहता है भले ही इस साल से हो, भले ही इस साल से हो, पर पैसा नहीं आया तो इसको रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा। एक्रूड इनकम कमा ली पर मिला नहीं, इसको रिकॉर्ड नहीं करा जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस पे तो कर दिया पर इस साल से नहीं है इसलिए रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इनकम रिसीव्ड एडवांस, मिल तो गया मेरे को इनकम, पर ये इनकम इस साल की नहीं है इसलिए रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसलिए कंपनी ज्यादातर कैश बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो करती ही नहीं। इसलिए कंपनी क्या नहीं करती? कैश बेस्ड अकाउंटिंग फॉलो नहीं करती। और मैंने कहा सर कैश अकाउंट क्या देखता है? कैश अकाउंट देखता है कि इट जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट। और ये क्या देखता है सर? सिर्फ कैश अकाउंट देखता है कि यह पैसा आया या नहीं आया। सिर्फ पैसा आया, अगर प्रीपेड एक्सपेंस है तो हमारा पैसा गया होगा सर, इसलिए हम क्या करेंगे, इसलिए हम उस कैश उसको रिकॉर्ड कर देंगे अपने कैश अकाउंट के अंदर क्योंकि पैसा एक्चुअल में गया है। ठीक है सर। और इनकम एक्चुअल में रिसीव्ड हो जाए, इनकम रिसीव्ड एडवांस हो गया और हमने इनकम कमाई नहीं, ठीक है, और हमें मिल गई तो ये भी रिकॉर्ड करा जाएगा। क्लियर है सर? यहाँ पर समझ में आया आपको? ठीक है सर। यहाँ पर हमने एक चीज सीख ली कि हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नॉलेज, थ्योरी क्या थी, थ्योरी। अब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं और इसको सीखते हैं कि ये बनता कैसे है। ठीक है सर। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक बात हमेशा याद रखना, ऊपर शॉर्टकट नहीं चलता सर, ऊपर पूरा लिखना होता है, ऊपर शॉर्टकट नहीं चलता, हेडिंग कभी भी। सर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनेगा? बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यहां पर क्या डालेंगे? रिसिप्ट डालेंगे। रिसिप्ट हमेशा कहां आएगी? डेबिट साइड पर, अमाउंट, और ये क्या होगा सर? पेमेंट होगा, और यहां पर होगा अमाउंट। ठीक है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट, रिसिप्ट कहाँ है कि डेबिट साइड पर, क्योंकि पैसा आएगा तो डेबिट करूंगा और पैसा जाएगा तो क्रेडिट करूंगा। मैं ये नहीं देखूंगा कि वो किस साल से है, मुझे मतलब नहीं कि वो किस साल से है। मुझे क्या मतलब है? मुझे मतलब है क्या पैसा एक्चुअल में रिसीव्ड हुआ या नहीं हुआ। क्या पैसा एक्चुअल में रिसीव्ड हुआ? अगर एक्चुअल में रिसीव्ड हो गया तो मैं रिकॉर्ड करूंगा सर। ठीक है। लो जी, सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। सर टू बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। क्या होता है सर? ओपनिंग बैलेंस। और ओपनिंग बैलेंस किसका? कैश का या फिर बैंक का। कैश या फिर बैंक।
भाई टू बैलेंस बीडी किसका, कैश का या फिर बैंक का, दोनों को जोड़ दिया और बात। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि ओपनिंग बैलेंस मतलब हमने आज नया साल शुरू करा है सर, और नया साल शुरू करते हुए हमारे कैश कुछ पहले से पड़े हुए हैं और बैंक कुछ पहले से पड़ा हुआ है। याद करो कैश अकाउंट, जब हमारा नया साल शुरू होता है तो कहता है कि हमारे पास पहले से पिछले साल का कुछ कैश पड़ा है या फिर पिछले साल से कुछ बैंक में पैसा पड़ा है, टू बैलेंस बीडी लिख दिया करते थे वहां पर। आ रही है बातें समझ में यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या कहूंगा सर, ये जो अमाउंट गिवन है यहाँ पर, ये सारे जो है ये इस साल का नहीं, पिछले साल का कुछ पैसा बच गया है। क्या ये पिछले साल की बैलेंस शीट में शो हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? हाँ सर, पिछले साल इस बैलेंस शीट में इस कैश को इतना डाला होगा और बैंक में इतना डाला होगा, इसलिए सर तो कैश और बैंक पहले से जो पड़ा वो हमारे हाथ में है या नहीं है, इसलिए इसको बैलेंस बीडी कहा जाता है। टू बैलेंस बीडी मतलब हम इसका सिंपल अनुवाद ये है कि सर पहले से हमारे पास कुछ कैश या बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, ठीक। आगे कहेंगे टू ऑल रिसिप्ट्स, ऑल रिसिप्ट चाहे वो प्रीवियस ईयर हो, चाहे वो करंट ईयर हो, चाहे वो नेक्स्ट ईयर हो, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या देखता है? बस ये देखता है कि कैश आया या नहीं आया। सर क्या देखता है सर? वो कैश आया या नहीं आया, ठीक है सर। यहां पर मैंने डाल दिया, जितनी भी है सब डाल देना। डालने के बाद यहां पर हमने कहा कि ये लो भैया, अब रिसिप्ट, ऑल रिसिप्ट कौन कौन सी हो सकती है भाई? जिससे पैसा आया वो रिसिप्ट हो गई, तो जिससे पैसा आया में इतने सारी है, बहुत सारी है बुक के अंदर, तो मैं कैसे बताऊं सारी? तो मैंने लिख दिया ऑल रिसिप्ट्स, ठीक है सर। तो ये ठीक है इतना। यहां पर मैंने इसका टोटल कर दिया, जितनी भी आएगी डालते चलूंगा, और मैंने टोटल करा और टोटल जो भी आया मैंने इसको बंद कर दिया डब्बे में। अच्छा, पेमेंट साइड में क्या आएगा सर? पेमेंट साइड में क्या लिखेंगे? बाय ऑल पेमेंट्स, ऑल पेमेंट्स चाहे वो करंट ईयर से रिलेट करे, सॉरी प्रीवियस ईयर से, फिर करंट ईयर से, या फिर वो नेक्स्ट ईयर से, किसी से भी रिलेट करे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पेमेंट एक्चुअल में होनी चाहिए। लो भाई यहां डाल दिया। अगर मैंने कहा सर सपोज, लेट सपोज कि भाई मैंने कहा डेबिट साइड में मान लो ये 2 लाख रुपए है और ये मैंने कहा ये 3 लाख रुपए है, तो यहाँ पर कितना आ गया सर? 5 लाख रुपए। वही 5 लाख रुपए इधर आया और यहाँ पर सर 3 लाख रुपए है। तो इसका मतलब समझो कि मेरे पे पहले से 2 लाख रुपए पड़ा था, ठीक है। इस साल मुझे 3 लाख और कैश रिसीव हुआ है, तो कितना रिसीव हो गया? टोटल 5 लाख, और मेरी पेमेंट कितनी हुई? सिर्फ 3 लाख। तो कितना बच गया सर? कितना बच गया? टोटल 2 लाख रुपए बच गया। मतलब ये मेरे पे अभी भी कैश बैलेंस पड़ा हुआ है, ये अगले साल यूज होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? बाय बैलेंस सीडी। अब ये कैश बैलेंस जो पड़ा हुआ है ये बैंक में भी हो सकता है सर, और ये कैश में भी हो सकता है, इसलिए हमने कहा सर ये हमारा बैलेंस हो गया। अब क्या जो हमारे पास इस साल पड़ा है, क्या वो इस साल की बैलेंस शीट में शो होगा या नहीं होगा? सर इस साल की बैलेंस शीट में ये शो होगा। तो इसका मतलब हमने एक चीज समझी, ये वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट ये प्रीवियस ईयर वाली बैलेंस शीट में शो होता है। तो सर प्रीवियस ईयर वाली बैलेंस शीट में शो होता है, और ये वाला कैश जो करंट ईयर में बच गया है ये करंट ईयर वाली बैलेंस शीट में शो होगा। ये ऐसे क्यों बता रहा हूं? आगे जाकर बहुत काम आने वाला है ये काम। सबसे पहले ही मैंने बता दिया कि अगर मेरा कैश ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ है, इसका मतलब सर ये है कि ये पिछले साल से आया हुआ है। अगर ये पिछले साल से आया है तो पक्का ये पिछले साल वाली बैलेंस शीट में एसेट साइड में शो कर रहा होगा। और अगर ये इस साल आया है, ये वाला क्लोजिंग कैश, इसको क्या बोलते हैं? क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग कैश बैलेंस, और इसको क्या बोलते हैं? ओपनिंग कैश बैलेंस, ठीक है, कैश या बैंक बैलेंस। तो ये करंट ईयर की बैलेंस शीट में शो होगा। क्लियर है सर? ये नहीं है? तो ये हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट हुआ बहुत ही सिंपल तरीके से। अब जो रिसिप्ट आएगी सर, अब जरा ध्यान सुना मैं क्या कहने जा रहा हूँ। मैं ये कहना जा रहा हूँ सर, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम अभी सीख लिया है, ये इसके क्वेश्चन भी करने हैं। अब ये क्वेश्चन सर जो हम कर नहीं पाएंगे, क्यों? रीजन बीइंग क्योंकि हमें जैसे कि इसमें वर्ड यूज होगा सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, लाइव मेंबरशिप फीस, है ना। तो ये सारे जो वर्ड है पहले हमें इसको सीखना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको सीखते हैं तभी हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को कर पाएंगे। क्योंकि अगर मैं करवा दूं, चलो मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं और क्वेश्चन करवाकर हम देखते हैं कि सर हमें आ भी रहा ही नहीं आ रहा। देखो आ तो जाएगा, क्यों? पहले हमें पता होना चाहिए ना कौन सी रिसिप्ट है। मैंने कहा सब्सक्रिप्शन बताओ सर क्या है,
सब्सक्रिप्शन आपको पता ही नहीं सर क्या होता है, ये रिसिप्ट होती है, पेमेंट होती है, तो पहले वो जानना बहुत जरूरी है। इसलिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है, नॉलेज मैंने आपको पूरी दे दी है, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर थोड़ा ब्रेक देंगे और पहले कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड सारे सीख लेंगे। आप सारी मेहनत इंपॉर्टेंट वर्ड में कर लेंगे। वो करने के बाद हमें क्या करना है, हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में दोबारा आना है। हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट में सर दोबारा आना है और दोबारा जाकर हमें क्या करना है, दोबारा जाकर सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। क्लियर है? यहाँ पर आया समझ में या नहीं आया? सर समझ में आ गया है, बहुत अच्छे समझ में आ गया है। तो सर अभी के लिए इतना ही, और हम आगे जाकर हम क्या बात करने जाएंगे, आगे जाकर हम ये बात करेंगे सर कि हमें सम इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगली वीडियो क्या आएगी, सम इंपॉर्टेंट, और उसके बाद पहले तो उसमें भी 2 पार्ट करेंगे सर। देखो डिटेल में जाएंगे, सब कुछ डिटेल में। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये होता क्या है, फिर दूसरे पार्ट में बताऊंगा इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होती है। सारे टीचर क्या करते हैं, एक ही साथ बता देते हैं बेटा कि ये सब्सक्रिप्शन होता है और उसको यहाँ डाल देना। नहीं नहीं सर, ऐसे नहीं करेंगे, डिटेल में चलेंगे, बहुत टाइम है, डिटेल में चलेंगे, आराम से सीखेंगे, क्योंकि एक बार जिंदगी में सीखना और बहुत अच्छे से सीखना है। तो पहले हम उन वर्ड्स का मतलब सीखेंगे और उसको सीखने के बाद हम उन्हीं वर्ड्स को दोबारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ सीखेंगे। तब पहले क्या करेंगे, हमारा जो प्रोसीजर होगा, ध्यान सुनो, प्रोसीजर हमारा जो चलेगा वो कैसे चलेगा, इसको ध्यान से देखो। सबसे पहले हमने अब अगली वीडियो में क्या करना है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स, सम टर्म्स करने हैं इंपॉर्टेंट वाले, जो हमारे नए नए यूज होने वाले हैं, वो हम कंप्लीट करना है। इसके बाद हम रिसिप्ट एंड पेमेंट के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद सम इंपॉर्टेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर बाद में, पहले सम इंपॉर्टेंट टर्म्स को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे, फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन करेंगे। और यहां जाकर सर हमारा एक 25% ऑफ बेस क्लियर होगा एनपीओ का। एनपीओ सर बहुत वाइड चैप्टर है, इसको छोटी छोटी क्लासों में देखकर नहीं हो सकता, इसको बड़ी क्लास लगाकर थोड़ा अच्छे से करना पड़ता है सर, क्योंकि आगे जाने वाले टाइम पे ये आएगा, बहुत ज्यादा आएगा। इसलिए पहले इंपॉर्टेंट टर्म क्या होते हैं वो सीखना है, फिर हमें क्या करना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट के क्वेश्चन करने हैं, फिर हमें सम इंपॉर्टेंट टर्म्स विद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखनी है, और फिर हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन करने। यही एक प्रोसीजर होता है इनको करने का, ऐसे नहीं होता सर। सम इंपॉर्टेंट टर्म इसलिए सीखा क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट के इनके वर्ड यूज होंगे, इसलिए हमें रिसिप्ट एंड पेमेंट सीखने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को मतलब सीखना है। और सम इंपॉर्टेंट विद अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसलिए क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट आएगी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, तभी हो पाएंगे। इसके बाद हम करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग, और उसके बाद हमारे फंड बेस्ड अकाउंटिंग में काफी टाइम लगाएंगे। फिर उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन करने के बाद फिर स्पोर्ट मटेरियल कंज्यूम्ड करेंगे, फिर जाकर हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा अच्छे से। एक एक क्वेश्चन मैं आपसे कराऊंगा, बने रहना। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो सर, और आगे जाकर हमसे और अच्छे से हमें अपना सपोर्ट दो। और क्या करना है और कुछ नहीं करना, साथ साथ मेरे साथ बढ़कर एनपीओ को सीखना है सर। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।